Hi, मैं हूं दिव्या कुमार and please join us watching this beautiful episode. It's Real Talk podcast for you with Divya Ved and Divya Kumar. I hope you all like it. Thank you. Hello and welcome to the another episode of its Real Talk podcast for you. I am Divya Ved और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के एपिसोड में क्या होगा. आज के एपिसोड में वी विल हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ दिस अमेजिंग परफॉर्मर जो इतनी हाइट्स को छूने के बाद भी कैसे एकदम कूल, काम और कंपोज रहते हैं. तो चलिए उनकी स्टोरी जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं. लेट्स वेलकम दिव्या कुमार. Thank you. दिव्या मीट्स दिव्या इन दिस पॉडकास्ट. सो बहुत बहुत स्वागत है दिव्या आपका. Thank you, thank एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रीसेंट सॉन्ग्स. आज की रात, सजना वे सजना, मतलब दे आर ऑल ओवर. हर पार्टी में जब तक ये गाने नहीं है मतलब पार्टी कंप्लीट नहीं हो रहे. एंड आई एम फील सो प्राउड ऑफ इट कि ओके यार, आई नो दिस पर्सन एंड दैट्स रियली ब्यूटिफुल. दिव्या, Thank you so much. Divya, please let's start with your story, your journey, that how music happened to you. Music happened because of my family. Mm-hmm. My late grandfather पंडित शिवराम जी, उन्होंने म्यूज़िक हमारी फैमिली को एक विरासत में दिया है. सो लाइक इट्स अ स्टोरी जहाँ पर एक म्यूज़िकल फैमिली है जहाँ पर सारे बच्चे म्यूज़िक के लिए इंक्लाइंड है. ग्रैंडफादर के जितने भी बच्चे थे, 8 बच्चे थे उनके, मतलब हैं वो सारे ही म्यूज़िक में. मेरे पापा खुद म्यूजिशियन है. ही सर्व इन बॉलीवुड फॉर लाइक ओवर 40-50 ईयर्स. तो बड़ी यंग एज में सबने शुरू किया था बॉम्बे में. दादाजी आई थिंक 60s में ही शिफ्टेड टू बॉम्बे फ्रॉम राजस्थान, और 16 साल के थे जब उन्होंने पहले फिल्म की थी एज अ म्यूज़िक कंपोज़र. तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई है. फैमिली में ही म्यूज़िक उनकी वजह से आया है. और मैं जब छोटा था तो मुझे, बिकॉज मेरे डैड म्यूजिशियन है, तो मुझे भी ड्रम बजाने का बड़ा शौक था. बट कुछ टाइम बाद 6-7 साल का जब मैं हुआ तब मम्मी ने डिस्कवर किया कि मैं गा सकता हूँ. तो वहाँ से मेरी सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई. शी टुक द इनिशिएटिव. उन्होंने मुझे उस टाइम ऑडिशंस होते थे, बच्चों के शोज़ होते थे, लाइव शोज़, उसके ऑडिशंस में लेकर गई और वहाँ से मेरी सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई है. तो म्यूज़िक एक विरासत में मेरे ग्रैंडफादर के थ्रू मिला है. या सो जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पर आप बचपन से कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हो दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी इन दिस इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, तो अगर आप म्यूजिक में नहीं होते, कभी ऐसा सोचा है कि इफ नॉट म्यूजिक तो आज दिव्या कुमार क्या कर रहे होते? सबसे What पहले तो else? पढ़ाई करनी पड़ रही होती कि अगर म्यूज़िक नहीं आता तो वही एक आम जिंदगी होती जिसमें आप करियर चूज कर रहे होते, या आप स्टडीज़ में अच्छे हो तो आप कोई जॉब अच्छी पकड़ लेते, या आई डोंट नो. बहुत सारी चीज़ें थी बचपन में. आज छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं, अब डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको बड़े होके क्या बनना है. और जब बड़े होते तभी रियलाइज़ होता है कि उनको क्या करना है. तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था. क्रिकेट का बड़ा शौक था, स्पोर्ट्स में बड़ा वो था इंटरेस्ट. पता नहीं, पढ़ाई कर लेता तो शायद कोई अच्छी नौकरी कर लेता, पर जब पैदा हुआ तब गानों के बीच में ही, म्यूज़िक के बीच में ही पैदा हुआ. तो वो म्यूज़िक ही हमेशा घर का वातावरण था. हमारे फैमिलीज़ की ही गेट टुगेदर में हम कभी कोई एक पूजा होती है या ऐसी कोई ओकेजन होता है तो हम फैमिली वाले गा रहे होते हैं. तो उसी माहौल में हम बड़े हुए हैं. तो उसके अलावा कभी सोचा नहीं कि मैं क्या करता. बट अगर सिंगर नहीं होता तो शायद मैं एक बहुत अच्छा ड्रमर होता, ये मुझे पता है. ओके, लवली. मैंने कई बार सुना है और आजकल ये कई थेरेपीज चल भी चुकी हैं फॉर ट्रीटमेंट कि बोलते हैं म्यूजिक एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है. सो बिकॉज आप इतने अच्छे बैकग्राउंड से आए हो, ऑल टाइम इन म्यूजिक, सो आप कितना रिलेट कर पाते हो कि कभी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है और घर में आए म्यूजिक चल रहा है, या
एक आपका कोई बिलव्ड जब आपके लिए गा रहा होता है, कभी आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, किसी को आपने देखा, तो कैसा हीलिंग प्रोसेस लगता है? हाउ ट्रू इज दैट? बहुत ज़्यादा ट्रू है। मतलब म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के हर मूड को कैप्चर करती है। वो कोई भी फेज़ में हो, तो आप पैदा हुए तो उसका भी एक गाना है, आप बड़े हो रहे हो, बच्चे हो, हैप्पी बर्थडे है, कोई भी ओकेजन है, कोई त्यौहार है, सब ओकेजन में गाना है। आप दुखी हो तो उसके लिए बहुत सारे गाने हैं, आज तो बहुत ज़्यादा गाने हैं और तो हर सिचुएशन, आप जो लाइफ में, आप जो सिचुएशन में, जिस एज में हो, जिस सिचुएशन में हो, वहाँ का एक कोई एक फेमस गाना आपकी लाइफ में है ही है जो आपके साथ में चलता है। और मेरी लाइफ में भी जब एक टाइम आता है एक सिंगर की लाइफ में, बचपन से अगर आप गा रहे हो तो वॉइस चेंज होती है। और लड़कों की खासकर एक बच्चे की आवाज़ से बड़ी आवाज़ में तब्दील होती है आवाज़। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है एक लड़के के लिए, बिकॉज हमको ऐसा लगने लगता है कि यार हमारी आवाज़ को क्या हो गया। अचानक आप एक छोटी सी आवाज़ से एक बड़ी आवाज़ सुनते हो, मैच्योर हो रही है आवाज़। तो बहुत सारे बड़े सिंगर, पापा जिनको जानते थे उनसे पूछते थे कि अभी गा नहीं पा रहा है, या उसकी आवाज़ क्रैक हो रही है, क्रैक होती थी आवाज़, गाने में प्रॉब्लम होती थी। तो वो गाइडेंस उस समय की बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ सिंगर। तो उस टाइम पे मेरे लाइफ में एक गाना था जब मैं उसको लूप में सुनता था, तो दैट वाज ख्वाजा मेरे ख्वाजा। ओके। तो सूफी म्यूज़िक से मेरा बचपन से ही बहुत लगाव था, बिकॉज नुसरत साहब को हमने बचपन में सुना भी था, और पापा के पास एक कैसेट थी, वीसीआर जब होता था, तो उनकी लाइफ की जर्नी की एक इंटरव्यू की एक कैसेट थी जो मैंने बचपन में देखी थी। अच्छा। तो तब से मुझे वो सूफ़ी गाने और उन गानों के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा एक उनमें से गाना था, रहमान सर का गाना था, जो जो एक स्ट्रगल बोलते हैं, जिसमें मैं हमेशा एक्सपीरियंस बोलता हूँ उसको, कि हम लाइफ में एक्सपीरियंसेस को आगे लेकर जाते हैं। तो उस टाइम पे जब सब कुछ अगेंस्ट जा रहा होता है, या कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, या कुछ बात नहीं बन रही है, तब वो मैं गाना लूप में सुनता था और मुझे उसमें बड़ा सुकून मिलता था। तो ऐसी बहुत सारे गाने, एक मोंटार एक गाना है अमित त्रिवेदी सर का, फ्रॉम रणवीर और सोनाक्षी की फिल्म थी, उसका एक गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, और वो एक हैप्पी फीलिंग देने वाला गाना है। और ट्रैवल कर रहे होते तो सॉन्ग फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उड़े ख्वाबों के परिंदे, बहुत सारे ऐसे गाने। मतलब हमेशा हम जब ट्रैवल के लिए निकलते हैं, या हम कहीं किसी पार्टी में होते हैं, या कहीं घर के गेट टुगेदर में, तो हमारी एक प्लेलिस्ट सेट है जिससे हम नॉस्टैल्जिया में बार बार जाते रहते हैं, क्योंकि हमको बार बार वो टाइम याद करना होता है जहाँ पर हमको सुकून मिलता था। तो ऐसे आई एम श्योर सबकी लाइफ में। सो म्यूज़िक सीरियसली एक बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत नेचुरल थेरेपी है मैं कहूँगा, जिसमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान जिस सिचुएशन में है, उसको कौन सा गाना सुन के उसको सुकून मिल रहा है, वो खुद ही डिसाइड कर सकता है। राइट। हमारी जो ऑडियंस है ना, मतलब कहीं ना कहीं हमारा मोटिव रहता है टू हेल्प समवन। सो इफ समबडी इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, तो उनको इस पॉडकास्ट से क्या बेनिफिट हो, उसके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि मान लो आई एम फीलिंग लॉस्ट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर वो हमारी ये रील देखता है, तो उसको हम क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके का म्यूजिक सुनो, या आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करो? व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट समवन? मोटिवेशन सबकी अपनी अलग अलग होती है। आई थिंक आज आप कोई भी म्यूजिक ऐप में अगर आप टाइप कर दोगे मोटिवेशन, तो गाने आ जाएंगे सारे। पर आज मतलब मेरे हिसाब से, बिकॉज हम उस 90s के बच्चे हैं जहाँ हमने सारी चीज़ें चेंज होते हुए देखी। तो 2000 के बाद के जो बच्चे हैं, उन्होंने इंटरनेट के साथ पैदा हुए हैं। हम लोग इंटरनेट जब आया ही था, हम लोग तब बड़े हो रहे थे, हमने वो दोनों दुनिया देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में और आज के टाइम में पेशेंस की कमी है इंसान के अंदर। जो ठहराव बहुत ज़रूरी है आज। मतलब उस टाइम पे 5 मिनट से ऊपर के गाने हुआ करते थे। मैंने कुछ टाइम पहले अन्नू मलिक सर के साथ में था, मैं उनको मैंने बताया कि आपके 2 ऐसे गाने हैं जो 15-15, 20-20 मिनट के गाने,
अच्छा, रियली? यस, एक संडे से आते हैं उसमें से एक LOC कारगिल एक फिल्म आई थी जिसमें उनके एक कितना बड़ा है वो गाना? 15 मिनट का एक गाना है जिसमें 6-7 सिंगर्स हैं, सारे बड़े सिंगर्स। ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो वो पेशेंस आज लोगों के पास नहीं है। आज 30 मिनट की रील में गाना खत्म करना होता है, उसमें भी 1 मिनट में आपका गाना रीच करने के लिए आपको वो ढूंढ रहे हो आपके कैसे 1 मिनट में इसको हिट करें। जब पहले के गाने अगर आप आज सुनते हो तो हम लोग म्यूजिक के साथ में गाने गाते हैं, आपको म्यूजिक भी याद है कि इसके बाद म्यूजिक क्या आने हो। वो पेशेंस मेरे ख्याल से आज लोगों के अंदर ख़त्म है। तो भले वो कोई भी फील्ड में हो, आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो या डॉक्टर हो या जो भी, डॉक्टर्स में तो ऑब्वियसली पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है, उनकी प्रैक्टिस ही इतने सालों की होती है। बट म्यूज़िक में आज जो लड़ाई, जो जद्दोजहद लोगों के बीच में चल रही है, वो कहीं ना कहीं इन पेशेंस की वजह से है। बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी लोडेड है, जो पैसा लगाकर उस एक बहुत मीडियोकर गाने को भी बहुत बड़ा बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वेटेज नहीं है या जिनके पास रीच नहीं है, उनका बहुत अच्छा गाना भी लोगों तक नहीं पहुँच। टैलेंट बहुत है बट वो रीच। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पेशेंस आज की तारीख में थोड़ा सा रहना बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग एक सही दिशा में होना चाहिए कि मुझे सस्टेन करना है या मुझे बस स्टार बनना है। स्टार बनने के साथ साथ सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। जो आज मुझे लगता है आज के डेट में हमारे इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह है, जो मुझे नहीं लगता कि आज उनके बाद में अरिजीत जैसे रफ़ी साहब आए, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बट रफ़ी साहब की एक अलग पहचान है जो एवरग्रीन है। किशोर दा है, सोनू भैया है, उदित जी है, इन सब की अपनी एक पहचान है जो फॉरएवर के लिए, जो सस्टेन, जिन्होंने 20-30 साल किया है, उससे भी ज़्यादा। तो हमारे आज के ज़माने में अरिजीत सिंह इज़ वन ऑफ दो सिंगर्स जिनकी सस्टेनेबिलिटी ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगर उनके इंटरव्यूज़ किसी ने देखे होंगे तो पता चलेगा कि कितना पेशेंस उनके अंदर है, कितना ठहराव उनकी ज़िंदगी में है। या जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं उनकी ज़िंदगी में ठहराव। आज सबसे बड़ा एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी है, जिनको हम कैप्टन कूल बोलते हैं। वो पेशेंस, वो ठहराव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत भगदड़ है। आज हम बॉम्बे में लोग आते हैं तो यही बोलते हैं कि लोग भाग रहे होते हैं यहाँ। तो वो भाग इसीलिए रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहुँचना चाह रहे हैं। तो वो पहुँचने के लिए एक रास्ता बंद हो जाए या 2 रास्ते बंद हो जाए, बट बंद होने के बाद में एक और रास्ता खुलता है, तो आपको सोचना, ठहराव लाकर उसको उस रास्ते को खोजना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी भाग जाओ, कोई भी लाइन में घुस जाओ। यू हैव टू बी श्योर। तो यही बोलना चाहूँगा, आज जितने भी मतलब लोग एस्पायर कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो ठहराव बहुत ज़रूरी है। राइट। दिव्या, ठहराव की बात आपने करी, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आप जैसे आपका कोई सॉन्ग आप प्रिपेयर करते हो या आप कुछ परफॉर्म करते हो, तो क्या प्रोसेस रहता है आपका? कैसे आप प्लानिंग करते हो? हाउ इट गोज? कैसे आपका, अगर कोई आपने सॉन्ग कंपोज करना है, कैसे होता है वो? ऑल्सो डज इट इंक्लूड मेडिटेशन समथिंग? क्योंकि एक सिंगिंग मुझे लगता है अपने आप में एक मेडिटेशन प्रोसेस है, बट उसके अलावा भी क्या कुछ करना पड़ता है? क्या करते हैं आप? प्रिपरेशन मतलब आई डोंट नो, हर एक इंसान का अपना अलग होता होगा। मतलब एक मैं बहुत टाइम खाली बैठा रहता हूँ अच्छा, सोच में। so it gives your mind आराम से टाइम की, मतलब थोड़ा उसको टाइम। थोड़ा सा ना खाली होना बहुत ज़रूरी होता है। जब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है तब आप नहीं समझ। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट कोई काम होता है और आपने उसमें कुछ भी टाइम नहीं स्पेंड किया होता और वो अच्छा बन जाता है या अच्छा हो जाता है। आप सोचते हो कि यार एक बहुत बड़ा गाना है, इसको मैंने 1 महीना प्रिपेयर किया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा गाना सोनू निगम 20 मिनट में गा जाते हैं, है ना। वो ऐसी चीज़ें होती हैं। या बहुत इजी गाना भी जिसको बहुत टाइम लग जाता है। मेरा पहला तमिल गाना गाया था जो वो लोग बताते हैं कि इतना फास्ट तो तमिल सिंगर भी नहीं गाता है। रियली? वाह। तो वो आई थिंक वो आधे घंटे के टाइम पे मैंने गा दिया था। मे बी बिकॉज वो गाना मतलब पहली बार मैं गा रहा था तो So मुझे you know Tamil, you know कितने languages आई आप? डोंट नो, बट मैंने गाए सारे लैंग्वेजेस में। आई थिंक
7-8 लैंग्वेजेस में गा चुका हूँ। गा चुके। तो उसके बाद दूसरा एक तमिल गाना आया था जिसमें 7 घंटे लग गए। ओके। तो प्रिपरेशन, आप किसी भी चीज़, मतलब आप अपने अंदर प्रिपेयर होके जाओ कि आज ये गाना मुझे अपने 100% से ज़्यादा करके गाना है, या ये कंपोज करना है तो मुझे बहुत अच्छा कंपोज करना है, यही प्रिपरेशन आप कर सकते हो। बट कि जो प्रोसेस है ना उसका, वो ही डिसाइड करेगा कि उस गाने के साथ क्या होगा। बहुत बहुत अलग अलग प्रोसेस है सबके। और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश, बट नर्वस एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, वो मेरे अंदर आज भी है। कल भी शो था तो मैं पहले नर्वस ही हो रहा था। स्टेज पर जाने से पहले नर्वसनेस होती है सबके पास, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाओ, कि आप फील कर रहे हो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा करूँगा, बट अगर नर्वस एनर्जी गायब हो जाएगी ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती, तो फिर सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिलैक्स हूँ, ये दिखाऊँ लोगों को कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, बट अंदर एक नर्वस एनर्जी चलती रहती है, कैसे करें। वो सोच हमेशा चलती रहती है कि आज मैं शो में हूँ लेकिन कल मुझे कोई गाना गाना है, तो मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ कि कल ये गाना है, क्योंकि आज लोग गाना भेजते हैं, जो नए कंपोजर्स होते हैं वो भेजते हैं, तो मैं एक बार सुन लेता हूँ, उसके बाद वो जहन में रहेगा। तो प्रिपरेशन वही है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे कंपोजर्स होते हैं जो हमको बोलते हैं कि सर आप अपने हिसाब से करिए, तो वो अपने हिसाब से जो करना होता है वो आप दिमाग में सोचते। दैट्स दोज आर द बेसिक। एंड मेडिटेशन की जो बात है, हाँ वो रियाज जब हम करते हैं, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, बट तो रियाज एक ट्रांस है। इट्स लाइक अ मेडिटेशन। एक तानपुरा होता है, एक हारमोनियम होता है, एक लॉन्ग होल्डिंग नोट्स जब आप लगाते हो डीप ब्रेथ के साथ में, तो वो अपने आप में एक चक्कर आ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गहरा रियाज होता है ना, तो इंसान अच्छा। जोन्ड आउट हो जाता है। तो इट इज़ अ मेडिटेशन जब आप रियाज करते हो। नाइस। एज यू आर अ लाइव परफॉर्मर, आप बहुत सारे इवेंट्स करते हो, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस कि ऑडियंस के साथ, बिकॉज हम जब भी परफॉर्म करते हैं ऑडियंस लव इज़ एवरीथिंग फॉर, हर चीज़ हमारी ऑडियंस ही होती है, तो कोई आपका बेस्ट इवेंट, बेस्ट मोमेंट विद ऑडियंस, कुछ ऐसा शेयर करो। बहुत सारे हैं वैसे। बचपन से मैं स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा हूँ कल्याण जी आनंद जी के साथ लिटिल वंडर्स में। तो 97 में हम पहली बार यूएस गए थे, सारे बच्चे थे। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। वो पता नहीं था, मुझे तो बहुत टाइम तक यही नहीं लगता था कि लोग ताली को बजाते मेरे गाने पे। तो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। 8 years old। अच्छा। तब स्टेज परफॉर्मेंस ही शुरू हुई थी। ओके। और तो या वहाँ से जब शुरू हुई, तब वहाँ पे इतना प्यार मिला। एंड देन फिर वो स्टेज आया 16-17 साल की उम्र में, जब आवाज़ चेंज हुई। फिर एक थोड़ा स्ट्रगल था, जिसमें स्ट्रगल एज एन एक्सपीरियंस था कि ऐसा कुछ होता है लाइफ में। फिर उसके बाद में दिन प्लेबैक सिंगर बनने के बाद जब मैं शोज़ करने लगा, तब शोज़ तो मैं करता ही रहा हूँ मेरे 8 साल की उम्र से। पर कुछ ऐसे टाइम था जहाँ पे हम गा रहे हो तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। दैट्स व्हाट आई वाज आफ्टर नेक्स्ट। बिल्डिंग तब क्या किया जाए जब सब कुछ होने के बाद भी देयर इज सम पीपल जो never had? तब मैं मतलब मैं बहुत क्या बोलते हैं, मैं शाय हुआ करता था स्टेज पे। मतलब ऐसे जब मुझे पता चलता है ना कि मैं गा रहा हूँ और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हाँ। तब आप अंदर से थोड़ा सा वो हो जाते हो कि यार कोई सुन नहीं रहा है, क्या करें। पर कुछ टाइम बाद ना वो एक्सपीरियंस भी ऐसा हुआ कि मैं बस गाता था आंख बंद करके। तो कई बार केटरिंग वाले आके बोलते थे कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो, तो उसमें जीत लगती थी मुझे कि हाँ कोई तो सुन रहा था मेरा गाना। एंड उसी तरह म्यूजिशियंस होते हैं स्टेज पर, तो उनके साथ उनके आंखों में आंखें डाल के हम लोग गाना गाते थे। लोग अपने मज़े में होते थे। तो वो एक्सपीरियंस मिला उस चीज़ में कि कुछ भी हो जाए, हमारा काम ये है कि हम स्टेज पर आके परफॉर्म करें। सामने वाला अगर आपका टैलेंट या आपकी जो आपकी जो मेहनत है वो उनके तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कोई आके आपको उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देगा। तो आपको अपना काम जो जो दिया गया है, द जॉब इज़ टू गिव योर 100%। और अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं। आज लोग बुलाते हैं तो
दे डिमांड फॉर सॉन्ग्स जो मैंने गाए हैं. कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स करते हैं. कभी सूफ़ी होता है, कभी कव्वाली होती है. तो हम ये सोच के जाते हैं कि हम आज यही करेंगे, लेकिन एंड में वही होता है कि आप कमरिया कब गाओगे, अब जी करदा कब गाओगे, आप हवन करेंगे कब. तो फिर वो वापस बॉलीवुड पे आ ही जाता है. Yeah. तो है बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है. और मेरे वेडिंग में खासकर गुजरात में मैं, क्योंकि काफ़ी मैंने शोज़ किए हैं, तो वहाँ के Are you like do you belong to Gujarat? आई एम राजस्थानी, Rajasthan. बट बॉम्बे में पले बड़े हैं, तो हमको सारी लैंग्वेजेस क्या थोड़ा बहुत मतलब जो Especially बोल सकते हो, गुजराती, मराठी या हिंदी, जो जो भी भाषा है आजू बाजू में लोग रहते हैं वो सब समझ में आती है. पर गुजराती इंडस्ट्री में बहुत मेरी फैमिली ने भी बहुत काम किया है, तो उसी वजह से वहाँ के, और सचिन जिगर की वजह से मुझे बहुत अच्छे गाने भी मिले फिल्म के उनके. तो उसकी वजह से अहमदाबाद, सूरत, और यहाँ पर अभी डांडिया भी मैंने लास्ट ईयर वहीं पे किया था. तो यही एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं, और फिर बहुत बुरे बुरे भी होते हैं. तो सबके साथ अभी बहुत सारे कोई दिन बताओ चल ऐसा रहे हैं. हमको बुरा एक्सपीरियंस. एक बुरा मतलब अभी रिसेंटली हम कॉलेज शो में थे. अब कॉलेज शो में तो आपको पता ही है, बच्चे होते हैं जो मस्ती करने भी आते हैं थोड़े बहुत. तो मुझे पता चल गया था को कौन मस्ती कर रहा है, मैंने उनसे बात भी कर ली थी. अच्छा, ओके. तो एक गाना चल रहा था और उसमें अचानक से एक एग उड़ के आया मेरे ऊपर, और यहाँ पे लग के नीचे गिर गया. और तो वो नीचे फूटा, मेरे ऊपर नहीं फूटा. हाँ. तो So आई you डोंट नो, मैं continue performing or you stop? आई कंटिन्यू परफॉर्मिंग ऑफ कोर्स. मैं वही बोल रहा था कि कोई और शायद होता तो Yeah, इसकी because बहुत generally people perform- stop कि भैया तुम देखो मैनेजमेंट को बुला लेते. पर मुझे पता था कि वो एक बंदा है और बाकी सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं क्यों उनका दिल दुखाऊं. तो मैंने बस वो गाना कंटिन्यू करते करते मैंने मेरे मैनेजर को बता दिया कि ऐसा कुछ आया है. जो इवेंट वाला था उसको भी बता दिया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है. वो गाना कंटिन्यू किया. और फिर जो मैनेजमेंट थे वो लोग ऊपर आके उन्होंने जो भी उनको बोलना था उन्होंने बोला. और आई थिंक उसके बाद उस इंसान को पकड़ा भी गया वो, और उसको बाद बाहर निकाला. ऐसा कुछ तो हुआ था, मुझे पता नहीं. बट मैंने उस चीज़ को लाइटली एक ह्यूमरस वे में उसको एंड किया. मतलब यार सुबह फेंक देता तो मैं ऑमलेट बना के खा लेता, अभी क्या करते हैं. तो हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो. कभी कभी बहुत सारे स्टेज पर आ जाते हैं, अरे ये गाओ, अरे वो गाओ, अरे ये गाओ. जो हम करना चाह रहे हैं वो हमको नहीं करने देते. कभी कभी थोड़ा सा संभालना पड़ता है उस चीज़ को. बट मेरे से वो पता नहीं, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ गुस्सा. कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लोगों की वजह से बाकी लोगों का नुकसान ना करें, तो मैं हमेशा उस थॉट में रहता हूँ. बट हाँ, कभी कभी कोई ऐसी बहुत ख़राब चीज़ हो जाती है तो उसको शो के बाद में हम एड्रेस ज़रूर करते हैं कि ऐसी चीज़ है, हम आज के बाद आपके साथ नहीं काम करेंगे, ऐसी चीज़. तो उससे आपने बात करी जिसने अंडा फेंका था? मैंने तो नहीं करी, शायद मैनेजमेंट ने करी होगी. हम वापस अपने जोन में आ गए थे, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा. कुछ होते हैं मस्तीखोर, उनको फिर संभाल लिया गया था. मुझे ऐसा लगता है. मेरे से तो कोई बात नहीं हुई, बट ठीक है. बट अगली बार थोड़े अच्छे अंडे लेके आना. एज अ परफॉर्मर दिव्या, मतलब मैं थोड़ी ना, जैसे आप भी इतनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हो, और जब मैं कुछ अलग लोगों को देखती हूँ ना, तो फ्री होने के बाद, काम से निपटने के बाद, मैं सोचती हूँ यार उस इंसान की क्या थॉट प्रोसेस होगा, वो इंसान ऐसा क्यों है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ होगा. डू यू ऑल्सो फील लाइक दिस? क्या लगता है आपको, जिस तरीके के लोग होते हैं जो हर जगह आके लोगों को तंग करते हैं, कभी कुछ करना, कि क्यों करते होंगे यार ये लोग ऐसा? आई थिंक मोस्ट ऑफ इट अटेंशन पाने के लिए होता होगा. बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी से अटेंशन मिल नहीं रहा है तो चलो. हाँ, अटेंशन नहीं मिल रहा है. तो मेरे साथ ऐसा भी हो. इंस्टाग्राम पे जब मैं था, मतलब जब मैं ऑपरेट करता था, तब एक बंदा गाली दिया जा रहा था बहुत ज़्यादा. हाँ. बहुत ज़्यादा गाली. मैं पर्सनल मैसेज पे या पोस्ट पे? पर्सनल मैसेज पे. तो और फिर उसने कोई तो एक पोस्ट पे कमेंट भी कर दिया था कुछ गंदा सा. तब मैंने जाके उसको रिप्लाई किया, बोले भाई प्रॉब्लम क्या तुम्हारी. बोले सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपसे बात करना चाह रहा तो इसके लिए मैंने ऐसे किया. तो मैंने बोला ये अच्छा तरीका है. मुझे पता था कि ये वही तरीका है, बट
जब कमेंट पे उसने पोस्ट की कमेंट पे उसने ऐसा किया, तब मैंने उसको जाके बोला कि भाई तो ऐसी चीज़ें क्यों कर। तब उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे अटेंशन सीख करने के लिए होते हैं, और कुछ होते ही हैं जो इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बट वैसा नहीं होता। जो फिर जो आर्टिस्ट जिस तरीके का बर्ताव उनके साथ करते हैं, वो मुझे सही भी लगता है कि हाँ, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जो कई बार न्यूज में आता है कि किसी के रूडली बिहेव या किसी को थप्पड़ मार फिर लोग आर्टिस्ट को रूड बोलते हैं, लेकिन फिर वो आर्टिस्ट की भी मानसिकता समझ नहीं पड़ती है कि वो भी बहुत ट्रैवल करते हैं, आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उन सारी चीज़ों के पीछे। उसको कोई कुछ लोग आकर अगर उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो ऑफकोर्स आर्टिस्ट थोड़ा सा गुस्सा तो होगा ही। कितना ही हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए, अब लोग एंटरटेन ना होके उसके अंदर कुछ मस्ती करने की सोच रहे हैं, तो फिर आर्टिस्ट भी थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाएगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, ये सही हुआ। सही बात है, बिल्कुल। आपने बहुत सारे कंपोजर्स के साथ काम किया है, मोस्टली विद सचिन जिगर, बट आपकी अगर कोई फेवरेट कोलैबोरेशन रही है कंपोजर्स के साथ, तो वो किसके साथ होगी? मैं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बट हर एक ने अपने आप, मेरा जो भी बेस्ट काम जितने भी कंपोजर का था वो मुझे मिला। वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं, बिकॉज आई थिंक इशक ज़ादे जो पहला गाना था, मतलब पहला बड़ा गाना था, उसके पहले मैंने गुलराज सिंह का गाना गाया था, जो पहला मेरा बॉलीवुड डेब्यू था। वो स्मॉल फिल्म, बट उसका एल्बम भी बहुत अच्छा था। पहले गाने के बाद मुझे इशक ज़ादे अमित त्रिवेदी सर के साथ ऑफर हुई। तो मेरे लिए उस दौरान जो भी गाने मुझे मिले थे ना, वो ऐसे एल्बम्स थे जो अपने आप में एक आइकॉनिक एल्बम्स थे, जिसका एक कोई भी नया सिंगर, एक एस्पायरी सिंगर होगा, तो उसका यही सपना होगा कि यार ये जो क्रेडिट लिस्ट है ना, इसके अंदर एक नाम हमारा होगा। हाँ, तो मेरे लिए तो ये मतलब ऐसी ही बात थी जिसमें सुनिधि चौहान है, विशाल ददलानी जी हैं, श्रेया जी हैं, अ, और मतलब पता नहीं, शालमली उसमें उनका डेब्यू था परेशान से, और सूरज जग्गन के साथ मेरा डुएट था। तो मेरे लिए वही था कि यार मेरा नाम एक ऐसी क्रेडिट लिस्ट में आ गया, वो भी वायर है फिल्म्स की, जो मेरा मंदिर जिसका बोलते हैं ना, मैं हमेशा उस गेट के सामने से जाता था कि कभी ये गेट खुलेगा और मैं घंटी बजा के अंदर जाऊंगा। मेरे लिए वैसा था। तो वहाँ से जब शुरू हुआ, उसके बाद शुभारंभ वॉज माई सेकेंड विद अमित त्रिवेदी सर। अगेन उसमें 3 ही गाने थे, लेकिन तीनों आइकॉनिक गाने थे। तो शुभारंभ इज़ वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो फॉरएवर वाला गाना है, जो लोगों की ऑस्पिशियस जो भी आई थिंक हर इवेंट पे स्टार्ट होता है तो वही गाना चलता है, हर शो पे गाना चल रहा होता है। सो यही है। और उसके बाद देन भाग मिल्खा भाग, एक ऐसा एल्बम जहाँ पर लेजेंडरी सिंगर्स थे सारे। अगेन दलेर साहब हो गए, जावेद बशीर साहब हो गए, पाकिस्तान के दो बहुत ही कमाल के सिंगर्स थे, सुखी पाजी थे। और ऐसे लाइन में क्रेडिट और इतना बड़ा गाना होना, मेरे लिए वही एक बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी एक ऐसा एल्बम मैं चूज़ नहीं कर सकता हूँ जो मेरे लिए बहुत क्लोज है, लेकिन उसके बाद सचिन जिगर के साथ में जितने भी मैंने गाने गाए, आई थिंक उन्होंने मुझे एक हिट मशीन बोलते हैं ना जिसको, वो जी, बनाया। सारे हिट ही है। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ हिट का। शुभारंभ हो गया, हवन करेंगे, तो सबने मुझे अपने आइकॉनिक गाने दिए। तो मेरे लिए वो सारे ही गाने मेरे से मेरी रूह है, मेरी जान है। तो मैं उसमें सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट 4 ही लाइन जो मैंने दिल धड़कने दो में गाई थी, उसमें मुझे शंकर जी ने बहुत अ, जो मैं अभी ठहराव की बात कर रहा था ना, वो मेरी सिंगिंग में नहीं था शायद तब। मैं बहुत, होता है ना जब नए यंग बच्चे होते हैं, उनके अंदर सारा टैलेंट दिखाने का जोश होता है कि मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं। पर वो 4 लाइनों में उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया था कि बेटा, अगर गायकी भी गानी होती है ना, तो आपको उसको हर नोट को गा के आना है, हर चीज़ को सुना के आना है। अब फटाफट फटाफट नहीं गाना है, हड़बड़ी में नहीं गा। तो वो 4 लाइन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे सिंगिंग के ठहराव के लिए बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी एक लेसन था, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग मैं उसको मानता हूँ। वो गाने का नाम है उलझी हुई ये डोरियाँ, फिर भी ये ज़िंदगी गाने का नाम है, फ्रॉम दिल धड़कने दो, जिसमें
पसंद नहीं, कौन सी पसंद ही नहीं रहा। उलझी हुई ये डोरिया, उलझी हुई ये डोरिया, सुलझा ले दिल की तू, सुने अगर दिल सच्चा है दिल वाले। अभी तो आवाज बैठी हुई है बहुत, बट दैट Brilliant. दिस इज द लाइन जो बहुत सुकून से मुझे उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो जितने भी गाने हैं मेरे साथ, इवन जी करदा या डांस नंबर जो भी है, सुन साथ या जो आज लोग उसको अब मुझे यकीन भी नहीं होता है कि उसको 10-15 साल हो गए और लोग आज उसको सोचते हैं कि ये आइकॉनिक सॉन्ग है, हम बचपन में सुनते थे। और मुझे ऐसा लगता है जब अभी मैं आपकी लिस्ट को रिवाइज कर रही थी कि आपके सारे सॉन्ग ही आइकॉनिक है, लाइक ऑल सॉन्ग्स आर हिट सॉन्ग्स। कितना ब्लेस्ड और कितना आप लकी मानते हो अपने आप को? बहुत ज़्यादा मतलब आई एम श्योर यू आर वेरी टैलेंटेड, बट समवेयर ना वो एक लक फैक्टर होता है दिव्या। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं, हम जो प्रे कर रहे हैं वो काम कर रहा है। हाउ मच यू बिलीव इन प्रेइंग? आई एम अ डिवोटी ऑफ शाहरुख खान। तो मैं अच्छा। उनके इंटरव्यूज देख के या उनकी जर्नी देख के ना बहुत इंस्पायर होता हूँ लाइफ में। जब भी लाइफ में आप बोल रहे थे ना कि आप जब लो होते हो लाइफ में, हाँ तो जब मैं रियलिटी शोज में से रिजेक्ट होता था हाँ। तो मैं मन्नत के बाहर जाकर बैठता था। अच्छा, आप रिजेक्ट हुए हो कभी रियलिटी? Of course, सारे रियलिटी शोज में कभी सिलेक्ट नहीं हुआ। जितने आए थे सब, बहुत सारे सिंगर्स हैं आज हमारी इंडस्ट्री में जो रिजेक्ट हुए हैं एंड नाउ दे आर डूइंग सो गुड। हाँ, तो वो मतलब बहुत सारे वीडियोस में तो मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया जो टेलीकास्ट हुए। अच्छा। तो पर हाँ, मैं सारे ही रियलिटी शोज में मैंने ऑडिशंस दिए थे, सब में रिजेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। पर जब रिजेक्ट होता था मैं मन्नत के बाहर जाके बैठता था। ओके। तो वो मेरा एक टाइम होता था कि मैं रोता था थोड़ा, क्योंकि मुझे वो कनेक्शन, वो पावर वहाँ से मिलती थी। और जब मैंने पहला गाना शंकर महादेवन सर के साथ एहसान और शंकर एहसान लॉय के लिए गाया था, वर्ल्ड कप का एंथम सॉन्ग था 2011 का जो हम जीते थे, वो मैंने जब रिकॉर्ड किया तब मैं पर्पल स्टूडियो से पैदल वो बैंडस्टैंड की वॉक करके वापस मन्नत गया। अच्छा। वहाँ पे बैठ के मैंने थैंक यू बोला। पता नहीं मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है वो। आप कभी एक्सप्रेस कर पाए हो शाहरुख खान को? नहीं, अभी तक कब- नहीं? मुझे नहीं लगता कि कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने बताया ना, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरे मेरे बहुत बार ऐसा हुआ है, वो बाजू में खड़े हैं और उनको ऐसे देख के लगा होगा कि शायद ये किसी और का फ़ैन है, पर मेरे अंदर वो सब कुछ हिला हुआ होता है कि मैं देख रहा हूँ। अभी हम लोग जो बहुत बड़ी वेडिंग हुई हमारी इंडिया में, उसमें हम लोग थे, तो सब आजू बाजू ही घूम रहे थे, तो मैं और मेरा भाई बैठ के उनको देख रहे हैं। और बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एक आम इंसान बोले ना कि यार खूबसूरती है ये, बट हमारे लिए वही था एक टारगेट। वन एंड ओनली एसआर के। तो उनकी लाइफ को देख के, मैंने इंटरव्यूज को देख के, तो मैं ये जो आप बात बोल रहे थे कि लक जो है, मैं एक उनका डायलॉग है कि आई वॉज देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो मैं मैनिफेस्ट करता रहा हमेशा। हाँ। तो ऑफ कोर्स लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट आशीर्वाद मेरे ग्रैंडफादर का, मेरी परदादी को मैंने देखा है, मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा है, अच्छा। बट मेरी परदादी को मैंने देखा है और उनके साथ में रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे। और मेहनत भी मेरे मॉम डैड की है, और सबसे बड़ी बात है मेरी मम्मी का सपना था ये। तो फिर तो सारी चीज़ों का अलाइन होना ही पड़ता है। जब माँ सोच लेती है ना तो तुमको ये करना है, मम्मी बोलती थी कि तू इसके लिए करना है एक बार, तू कभी इसके लिए करना, तो और वो होता रहता है। होता रहता है। तो उनका सपना था कि शंकर महादेवन के लिए तो गाना गा। तो मैंने गाया, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैंने गाया है। अच्छा। और जब वो टीवी पे आया या रिलीज हुआ, उसके बाद मैंने बताया कि अरे मम्मी मैंने ये गाया। अरे मैं हमेशा उसको ऐसे ही सरप्राइज देता है, तो अच्छा। जो भी रिलीज होने के बाद ही पता चलता था, मैं पहले नहीं बताता था कभी। ओके, नाइस। आपके जैसे गणपति का सॉन्ग भी इतना फेमस है, इतना वायरल है, आपका खुद का कैसा कनेक्शन है भगवान के साथ? कितना बिलीव करते हो? कैसे चलती है आपकी लाइफ? मैं बहुत मतलब बिलीव करता हूँ, नहीं करता हूँ इसके लिए मैं वोकल नहीं है बहुत। मेरी दिन की शुरुआत अगर मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे माँ बाप के पैर छू के निकलता हूँ, तो मेरे लिए वही
सब कुछ है। तो और ये मैं सबको बोलता रहता हूँ, मेरे घर में भी, घर से बाहर निकलो, और ये मुझे सिखाया नहीं गया है, ये मेरे अपने आप मेरे से होता है। और कभी मम्मी का होता है ना, मम्मी के टोटके बड़े चलते हैं लाइफ में, अगर कुछ नहीं होता है तो ना ये करना चालू कर, तो ना वो करना चालू कर, तो उसके कहने पे मैं कभी कभी कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मम्मी पहनाते, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, ना घड़ी होती है ना कुछ होता है, मैं ऐसे ही खाली हाथ चलता हूँ। बट कुछ चीज़ें वो है जो मैं उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ मम्मी की। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात होती रहती है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, रात को ऊपर देखता हूँ, चांद को देखता हूँ, वो तो मेरा बिलीफ ऐसा है, मैं हर जगह सर झुकाता हूँ। कभी ऐसा नहीं कि मैं किसी को मानता हूँ, लेकिन हमारे फैमिली में हम लोग कोई भी ऑस्पिशियस डे या कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी होती है या कुछ मन्नत मांगनी होती है, तो हमारा सिद्धिविनायक की मान्यता हमारे घर में बहुत। तो आपके घर वाले तो कितने खुश हुए होंगे जब आपका गणेश जी गणपति वाला गाना तो सुन के, दे मस्ट वो बी तो वेरी हुए थे, हैप्पी एंड या मतलब कोई भी गाना आता तो घर में तो हिट होता ही है, भले वो कैसा भी हो, बट इम्पोर्टेंट होता है कि बाहर वाले उसको कैसे रिसीव करें। तो हमारी वो यादें उसकी है। सिद्धिविनायक हम लोग चल के जाते थे अंधेरी से, ये यहाँ पे एक प्रथा है वैसी, तो हम काफ़ी बार ऐसे गए हैं। तो सिद्धिविनायक एक है, तो मेरे लिए शुरुआत गणपति पापा से होती है। मैं शो के पहले भी गणेश वंदना अपने मन में गा के फिर स्टेज पे चढ़ता हूँ। बाकी मैं सारी चीज़ों को नतमस्तक होके प्रणाम करता हूँ। एक पावर को मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, किसी के नाम से नहीं, बट एक पावर के। देयर इज समथिंग, या राइट, ट्रू। दिव्या, जैसे आजकल एआई से हम सब कुछ कर रहे हैं, अब म्यूजिक भी जनरेट हो जाता है इन जस्ट वन क्लिक, यू कैन जनरेट म्यूजिक। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट आर योर थॉट्स, कि अच्छा है बुरा है, क्या लगता है आपको? अच्छा है बुरा है वो तो कुछ सालों के बाद पता चलेगा, पर अभी रिसेंट में ऐसा हो रहा है कि पता नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा दूर हूँ। मतलब दो आई एम इनटू म्यूजिक प्रोग्रामिंग, और मैंने सचिन जिगर से सीखा है। आई बीन असिस्टेंट टू सचिन जिगर, 4-5 साल मैंने काम किया है। पर अभी जो चल रहा है ना वो थोड़ा सा स्केरी तो है, बिकॉज कहीं मैं एक गाना अभी रिसेंट के गाने गया था, तो मेरा दोस्त ही था वो, ओके। जो उसने वो गाना प्रोड्यूसर को सुनाने के लिए मेरी आवाज़ में ही सुनाया, वो मैंने गाया नहीं था। ओ, विद एआई? तो मैंने सुना, मतलब ये हाँ। मेरी आवाज़ लग रही है नहीं लग रही है पता नहीं चल रहा है, तो उसने मेरे को बताया कि आप ही की आवाज़ है, हमने एआई में डाल के इसको प्रोड्यूसर को सुनाने के लिए, कि कैसा उसको लगा? समझ में आए कि ये इंसान जब एक्चुअली में आके गाएगा तो कैसा लगेगा। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे जिनके एआई से हमने ये गाना कराया, लेकिन जब आपकी आवाज़ उन्होंने सुना, तो उसने कन्विंस करने के लिए मुझे ये बताई। पता नहीं ऐसा हुआ भी हो शायद, पर नहीं, बट तब मैंने सोचा कि यार अगर ये इस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं ठीक है कि एक आइडिया मिल जाता है प्रोड्यूसर को। बाकी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी जैसी नहीं साउंड कर रही थी, मतलब उन्होंने शायद वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं किया होगा, या जो भी उसका प्रोसेस है एआई का, जो वॉइस प्रोसेस का है, अच्छे से नहीं हुआ होगा। बट मुझे लगता है कि वो इमोशन रिप्लेस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट जनरेट इमोशंस। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब इंसान जब सामने खड़ा होकर जो करता है ना, अपने आप जो निकलती है वो एआई में नहीं निकलती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे गानों में ऐसी चीज़ें निकल के आती है, जब हम एक फ्लो में गा देते हैं ना तो वो आ जाती है, उसके बाद उसको वापस रेप्लिकेट करने जाओगे ना तो वो नहीं आती एग्जैक्ट सेम चीज एग्जैक्ट निकल सेम। के आई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इशरजादे के टाइम मुझे याद है, जब मैंने वो लास्ट लाइन थी जिसमें ना, पता नहीं मुझे अमित सर ने बोला था कि नहीं बोला था, बट मैंने इशरजादे, ये मेरे से अचानक निकल गया था, जिसमें टाइम भी नहीं था हरकत का या पता नहीं था, वो अचानक निकल गया। और अमित सर वहाँ पे खुश हो गए, ऐसा चिल्ला दिया, अरे रुक जा रुक जा, ये वाला सही है, इसको इसको मत छेड़ना, पहले वाला वापस एक बार गा। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एआई नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, अगर आपने मेरी वॉइस ले भी ली, आपने किसी से गवा लिया, और एक कोई भी सिंगर हो उससे अगर आपने गाया, वो अपने
कैलिबर के हिसाब से या अपने तरीके से वो गाएगा। लेकिन अब जब मैं आऊँगा मैं अपने तरीके से गाऊंगा, तो वो सारी जो छोटी छोटी नुएंसेस या छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे नहीं लगता एआई कर पाएगा। तो अब खतरा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, तो आई थिंक कुछ ना कुछ इसका निवारण ज़रूर निकलेगा, या हम लोगों को हमारी वॉइस का वो करना पड़ेगा, कॉपीराइट। कॉपीराइट। तो हाँ, मतलब अल्टीमेटली तो बुलाना ही पड़ेगा गाने के लिए। बट समवेयर स्कैरी तो कुछ है। चीज़ें हैं जो आज मैं देख रहा हूँ एआई की वजह से, जो बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। भद्दी चीज़ें हो रही हैं। मतलब कोई बैठ के बात कर रहा है, उनका किस हो जा रहा है अचानक, वो सारी नहीं, चीज़ें मैंने देखा। और स्पेशली जैसे ये पेरेंट्स वाली एज में बहुत है कि बच्चे की आवाज़ में फ़ोन आ गया, अरे पापा मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो ये स्कैम तो बहुत चल रहा है तो आजकल। देखो, जो भी टेक्नोलॉजी आएगी तो स्कैमर्स तो वेट ही कर रहे हैं ना, हाँ, ये कुछ 2 अंकों के हम नया कुछ कांड करें। सही बात है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के कुछ करना चाहिए। अब ये आ रहा है तो सब लोग ले रहेंगे, ऐसा थोड़ी तो हो नहीं सकता। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में अभी सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है 16 साल के बच्चों के लिए। राइट। तो ऐसा कुछ होना हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। कि हमारे यहाँ तो जमतारा बनती जाएगी। राइट। एज अ लाइव परफॉर्मर एंड स्पेशली लाइव इवेंट्स जब हम करते हैं, व्हाट डू यू फील कि सब कुछ अच्छा अच्छा तो होता ही है, बट समवेयर समटाइम्स डू यू फील कि जो हमें ट्रीटमेंट मिलता है या कभी कभी चीज़ें इतनी प्रॉपर नहीं होती, बट एज आर्टिस्ट जब हम स्टेज पे चढ़ जाते हैं वी फॉरगेट एवरीथिंग बिकॉज तब तो परफॉर्म करना ही करना है। बट वुड यू लाइक टू मेंशन कुछ चीज़ें या आपके साथ कभी हुई हैं जो आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ों की सुधार बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में? ऐसा रिसेंट में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, बट विद अदर आर्टिस्ट और आपके कोई कलीग्स का? डिमांड्स मैटर करती है। मेरी डिमांड्स इतनी नहीं है, मेरी डिमांड्स सिर्फ चाय होती है। सेम बिच। जब मैं दिव्या हाँ, स्टील। जब मैं साउंड चेक पर होता हूँ, मेरे मैनेजर को बोलता हूँ मैं कि यार खाली चाय दे देना, क्योंकि वो टाइम होता है ना 2 से 4 5 के बीच का, जब हम साउंड चेक पे जाते हैं और फिर वापस परफॉर्म करना होता है, उस टाइम पे चाहिए होता है कुछ। हाँ। तो वैसे कोई डिमांड्स नहीं होती है। मतलब मैं उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ कि मेरे को एक प्राइवेट जेट में कोई सूबे बुला रहा है, या मैं अपनी टूर बस लेके जा रहा हूँ और मुझे प्रेसिडेंशियल सूट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब एक आदमी के लिए इतना बड़ा रूम करना ही क्या, सोना ही होता है सबको के, या म्यूजिशियन आ जाते रात को, खाना वाना खा लेते हैं, सब कुछ होता है। बट कभी कभी होता है कि आपको होटल्स सही नहीं मिलती हैं, रूम्स चेक इन में लेट हो जाता है बहुत टाइम। कम्युनिकेशंस की जो वो होती है ना, कि इवेंट्स वालों में होती है कि यार ये तू देख लेना, वो तू देख लेना, ये देख लेना, कोई नहीं देख पाता है। तो होता है बहुत सारी चीज़ें वेट कर। तो मैं हमेशा ये हमेशा करता हूँ कि मैं कभी भी अलग अलग होटल में नहीं रुकवाता मेरे बैंड, और मैं हमेशा एक ही होटल में। वो भले ही अगर उनको छोटा मिल रहा है तो मैं भी उसमें रहूँगा, बट हम साथ में रहें, ये कोशिश मेरी रहती है बहुत। कभी कभी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि सर प्लीज़ कर दो, तब वो करना पड़ता है। बट कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं जो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं पूरी होती है तो वो ख़राब चीज़ है। बाकी कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पर बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। पर हाँ, बाकी बहुत सारी जगहों पे सॉर्टेड रहता है मामला, बिकॉज ज़रूरतें कम होती है, तो चीज़ें सहूलियत मिल जाती हैं थोड़ी बहुत। पर ऐसे कभी इतना बुरा एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं हुआ मेरे साथ इवेंट्स। आपको पता है अभी जैसे दिलजीत के कॉन्सर्ट्स इट्स सो इन, तो अभी रिसेंटली दिलजीत ने बोला है कि मैं चंडीगढ़ में कभी परफॉर्म ही नहीं करूँगा क्योंकि उनको बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। सो आई बिलीव कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, जैसे आपने मेंशन किया कि मेरे म्यूजिशियंस का भी पूरा उसी हिसाब से कि जहाँ मैं स्टे करूँगा। जनरली मैंने इवेंट्स में देखा है कि जो मेन आर्टिस्ट होता है, सिंगर होता है, उसको अच्छे से ट्रीट कर दिया, म्यूजिशियंस को चलो काम चलाओ। तो दिस हैज़ टू बी थोड़ा। मैंने बचपन से देखा ना, मैं एक म्यूजिशियन का बेटा हूँ, तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं। मैं आज भी जो म्यूजिशियंस आज काम कर रहे हैं ना, उस लेवल पे जहाँ पर अच्छी गाड़ियाँ मिल रही हैं, अच्छा होटल मिल रहा है, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। मेरे पापा खुद अपना सामान उठाकर ट्रेनों में जाते थे। जितने भी
उस ज़माने के म्यूजिशियंस थे, उन्होंने राज किया है, मतलब उन्होंने दुनिया देखी है। मेरे पापा के पास पता नहीं कितने तो पासपोर्ट्स हैं, उन्होंने दुनिया देख ली, पर वो पूरी दुनिया उस मेहनत के साथ देखी है जो उन्होंने खुद करी है, और खुद अपना सामान किसी के हाथ में भी नहीं देते थे। आज वो सहूलतें सबके पास है, आज लोग मिल जाते हैं कि यार स्टेज पर सामान पहुंचा दो या ये कर दो वो कर दो। तो मैं उस इंसान का बेटा हूँ, तो मैं हमेशा अपना, मेरा बैग में मेरे मैनेजर या किसी को भी नहीं देता, मैं हमेशा अपना बैग खुद लेके जाता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट ने खुद आपको दी भी होती है, कि तो आप उसमें बिगड़ भी जाते हो कभी कभी, कह रहे नहीं भाई आपके लिए तो वो है भाई। अब कभी कभी मेरे लिए ऐसी गाड़ियाँ आ जाती है ना, तो मैं बोलता भाई ये मेरी है कि किसकी है। तो उस हिसाब से मैं बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि यार मेरा काम इन सब चीज़ों से बड़ा होना चाहिए। मेरा काम अगर छोटा है और मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं। तो जब वो इवेंट ख़त्म होने के बाद जब लोग आके मिलते हैं और जब वो बोलते हैं ना कि यार ऐसा कभी नहीं हुआ, या ये बहुत अच्छा था, हमारे मेमोरेबल नाइट है, तब मेरी वो फैसिलिटीज से भी बड़ा होता है। तो आई नो मैनेजमेंट, बड़े बड़े इवेंट्स है यार, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे अ, हमारे यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना, जो पब्लिक कैसे एंटर होती है। अभी कल ही मेरे म्यूजिशियन ने बताया कि एक फेस्टिवल होता है बाहर एम्स्टर्डम में या कहीं पे, हम्म, उसकी वो फैसिलिटीज बता रहा था ना, मैं बोलता था यार ये हमारे यहाँ पे कब होगा। क्या होता है? कि वहाँ पे बोलता है कि 3-4 लाख लोग आते हैं 2 महीने के लिए, अच्छा। और वो फेस्टिवल है, म्यूजिक फेस्टिवल है। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़े लैंड पर स्टेजेस और लोगों के रहने के टेंट्स बनाए हुए हैं। मतलब वहाँ पे परफॉर्मर आर्टिस्ट के, आर्टिस्ट नहीं, जो ऑडियंस के, ऑडियंस। जो लोग 2 लाख लोग देखने आते हैं अच्छा। वो वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने बोलता है कि वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सिटी क्रिएट की है वो उस म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। वहाँ पे ग्रोसरी से लेके, कपड़ों से लेके, खाने से लेके सब चीज़ मिलती है वो 2 महीने के लिए, या अच्छा। जितने भी टाइम का वो फेस्टिवल होता है। और मतलब वहाँ के लोग ऐसे ना, जिनको जो जॉब दिया गया था ना, वो उसको इस तरीके से करते हैं कि ये इसका सीईओ है। समझ रहे हो आप? राइट। अगर वो वॉशरूम क्लीन कर रहा है ना, तो उसको लगता है कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, वो उस हिसाब से काम करता है। उसने मुझे ये जो चीज़ें बताई थी, तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं, कभी एक तो टिकट्स का पता नहीं क्या चल रहा है कि लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ ये छोटे छोटे स्कैम ही हमको पीछे कर देते हैं कि बाहर से बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, उनके शो पे ऐसे आ रहे हैं कि यार किसी ने टिकट ब्लैक कर दी, ये कर दी, वो भी सोच रहे होंगे कि यार ये टिकट क्या है। स्कैल्पिंग इसको टर्म देते हैं। हाँ, तो क्या मतलब कॉन्सर्ट्स में, मतलब हर जगह अब आजकल यही चल रहा है। मैं हैरान हूँ जी। मतलब वो वाली बात हो गई कि पब्लिक एंट्री कहाँ से कर रही है, एग्जिट कहाँ से कर रही है। जो बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे इंडस्ट्री में हुए हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग, हमारे बहुत खास लोग हमसे दूर हो गए। तो ये चीज़ों की मतलब वो होता है ना कि यार आर्टिस्ट स्टेज पे चढ़ जाए, उसके बाद जो पीछे का जो भी तामझाम है वो नहीं देखना है। वो स्टेज पे चढ़ जाए, मेरा शो हो जाए, वो बाद में देखेंगे, हाँ वो बाद में देख लेंगे। ऐसी जो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ना, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है दिलजीत सर के साथ हुआ क्या है, बट अगर वो चंडीगढ़ के लिए बोल रहे हैं जहाँ पर इनके इतने मतलब बिलोंग्स वहाँ से, मतलब वो जगह से, उस मिट्टी से आते हैं, तो बहुत बुरा ही हुआ होगा। तो राइट। अभी रिसेंटली करण औजला, इफ आई एम राइट, तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोन चोरी हो गए लोगों के। तो ये मैनेजमेंट का बहुत, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर आर्टिस्ट पर पड़ता है। बिकॉज एज अभी मूवी रिलीज हुई पुष्पा 2, तो वहाँ पे किसी को कुछ हो गया तो आर्टिस्ट को अरेस्ट कर लिया। सो घूम फिर के इफेक्ट तो एक आर्टिस्ट जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको बहुत मेजर इफेक्ट होता है, नहीं, अगर ये ऑडियंस को कुछ भी हो रहा है ऑडियंस तो। भी तो बेचारी क्या करे अब। मैं ये बहुत दुख होता है मुझे, ऐसा दीवानापन, क्रेजीनेस, फैंस और ये जो लोग हैं ना, ये भूल जाते हैं। पता मैं ये सोचता हूँ कि क्या अंदर उनके होता होगा उस इंसान के लिए, Right. कि उनके लिए वो भगवान है या क्या है। बहुत सैड सिचुएशन है। मतलब वहाँ पर नॉर्मली है ये, जो जो मैंने म्यूज़िक लॉन्च कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। बॉलीवुड में बहुत कम म्यूज़िक लॉन्चेस होते हैं, वहाँ पे वो फेस्टिवल होता है म्यूज़िक लॉन्च, कि वहाँ सिंगर्स आते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स आते हैं,
परफॉर्म करते हैं, वो 2 लाख लोग हैं, 2 लाख से तो बात ही नहीं होती नीचे, तो होता ही होगा। मैं बहुत दुख इस बात का है कि यार क्या फीलिंग होती होगी लोगों की कि यार वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जान की परवाह नहीं कर रहे। एंड इट मतलब वो फिर वो बर्डन आता ही है जो आर्टिस्ट हैं, जो इवेंट वाले हैं, जो जो जिसके लिए वो गए हैं, तो बहुत सैड है ये इट्स सिचुएशन। वेरी सैड। बॉलीवुड की बात करते हैं दिव्या, और स्पेशली बॉलीवुड में से श्रद्धा कपूर की आई थिंक 3 पिक्चरों में आपका गाना एंड हिट सॉन्ग्स अमेजिंग। तो कितने बॉलीवुड स्टार्स से आज तक ऐसे मुलाकात हो पाई है, और श्रद्धा कपूर से पर्सनली मिले हो? एकदम ऐसे तो नहीं मिला हूँ, अभी हाँ। स्त्री 2 के म्यूजिक लॉन्च पर ही हम लोग मिले थे। एक मॉल, वाशी में एक मॉल था, वहाँ पर मिले थे। इट वाज जस्ट कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, वो स्टेज से उतर रही है, हाय ऐसे करके मिले। आई डोंट, मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे जानती है, बट या आइकॉनिक सॉन्ग्स है मेरे। हाँ। सुन साथिया है, हाँ, कमरिया, मतलब उनकी फिल्म का है। स्त्री 2 के अब 2 गाने हैं अभी। बट शी मस्ट बी नोइंग, ऑब्वियसली उनका गाना है तो आवाज। हाँ मतलब मैं बहुत वैसा हूँ, मतलब मैं अभी भी स्टारस्ट्रक होता हूँ लोगों को देख के। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मैं देख के स्टारस्ट्रक होता हूँ। मैं राजकुमार राव को देख के भी ऐसा हो जाता है, नहीं राजकुमार राव, तो मुझे अच्छा लगता है वो एक फैन की तरह उनको देखना। अगर मैं उनका दोस्त बन जाऊंगा तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, यार ये तो हासिल हो गया है, क्या है। मुझे दूर से फैन होके मिलना ही अच्छा लगता है। तो है, अब पता नहीं, कुछ तो लक फैक्टर होगा हमारे, जिनके साथ भी मैंने काम किया है, अ, गाने हमारे अच्छे चले। वरुण धवन के साथ में मेरा एक कनेक्शन है, तो उन्होंने जी करदा को जिस तरीके से वरुण ने प्रमोट किया, मुझे वो प्रमोशंस पे लेके जाते थे अच्छा। टू जस्ट सिंग दैट सॉन्ग। तो है, ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्ट को तवज्जो देते हैं। तो इट फील्स नाइस, एक आर्टिस्ट को अच्छा लगता है जब रिकग्निशन राइट। उस टीम से मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, और जैसे अभी रिसेंट की बात करते हैं, आज की रात, तो जब ये कर रहे थे आप रिकॉर्ड, और अंदर से कैसा रहता है, क्या वाइब रहता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि गाना तो अच्छा है यार, मुझे खुद को ही अच्छा लग रहा है, ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, क्या क्या चीज़ें मैंने आती है माइंड? अभी रिसेंटली बताया था कहीं कि वो बिग फैट वेडिंग का हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग ने परफॉर्म किया था वहाँ पे। हाँ, यू परफॉर्म देयर, हाँ, राइट? तो हम ऑस्ट्रेलिया गए थे शो करने के लिए, सचिन जिगर और हम। तो वहाँ से आते हुए जिगर ने मुझे बोला था कि यार ऐसा ऐसा काम है, तो तू आएगा एज एन असिस्टेंट। वापस वो पुरानी जो मेरा टाइम स्टूडियो में रहता था, वैसे काम कर रहे थे हम। हाँ। और ये गाना कुक हो रहा था नहीं कि जब आई थिंक उस टाइम एल्बम रिलीज भी होने वाला था, तो इस गाने के फाइनल टचेस चल रहे थे। तो हम बहुत सारे अलग अलग रूम्स हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, तो ये दरवाज़ा खुलता था तो अंदर से आवाज़ आती थी, तेरे गरजे भी चलता रहता, कुछ धुन चल रही। तो वो काम करते करते वो धुन दिमाग में बैठी गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या है ये, किसके लिए है, क्यों है इतना अच्छा, थोड़ा मतलब बोलते ना जहर की तरह घुल रहा है घड़ी घड़ी। तो हुआ फिर एक दिन संडे का टाइम था, मैं अपनी फैमिली को लेके घूमने के लिए निकला था ऐसे ही गाड़ी में। तब मुझे कॉल आया कि यार अर्जेंटली रिकॉर्ड करना है, बिकॉज इट्स अ कोरस पार्ट, तो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट आवाज़ उनको शायद मेरी चाहिए थी। तो मैंने कहा यार मैं आया तो सेंटा क्रूज ही हूँ, तो बोले बस आधे घंटे का काम है, तो एक बार आकर का। तो मैंने, मेरा एक भांजा है छोटा सा, उसको लेके गया मैं, क्योंकि वो मेरे बिना मतलब रहता नहीं रहता। तो मैंने बोला चल इसको लेके जाता हूँ। मुझे सचिन दिगर वन नॉट देयर, तो असिस्टेंट्स थे, मेरे दोस्त ही हैं सारे, वो लोग ने मुझे रिकॉर्ड किया था। तो मैंने उसको बोला कि तू चुप रहे, आवाज़ नहीं करना, मैं गाना गा रहा हूँ। उसको बड़ा शौक है ये सब देखने का, 5 साल का ही है वो। मैं उसके सामने गा रहा था, आन की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तो है थोड़ा जोर से गा दो, हम भी सुन लेंगे। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। तो
तो ये रिकॉर्ड किया मैंने 2 बार, जब आता है थोड़ा सा हमने लेयर्स किए, सब कुछ किया, तो आधे घंटे में हम वापस नीचे उतरते थे। तो उस दिन लिफ्ट भी खराब थी बिल्डिंग की, तो 7 पला हम लोग चढ़ के आए 7 फ्लोर्स? या तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो उसके पास वो 7 फ्लोर्स नहीं थे, वो 7 आसमान चढ़ के 7 सुर थे जो और मैं 7वें आसमान पे पहुंचने वाले उसके बाद। तो जब हम नीचे उतरे तो वो 5 साल का बच्चा गाने लग गया था, अच्छा, दिव्या हाँ अच्छा गाना है, जाने की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, ऐसे गाने लग गया था। मैंने अविनाश देखा ये गा रहा है, बोले भाई साहब गाना हिट है फिर तो उस तरीके का चीज था वो, कि वो 5 साल का बच्चा जस्ट उसने एक बार सुना, वो नीचे उतर के वो गाने लग गया था। तो वो वैसा ही चीज था। और वो मधुबंती ने जिस तरीके से गाया है, उसकी आवाज का मैं बहुत पहले से फैन हूँ। और जो लिखा है अमिताभ सर ने, वो पता है ना, वो सारी चीजें मिलके आई उस गाने के लिए। और मैं एक लास्ट मिनट एडिशन था, तो पता नहीं लिखा हुआ था शायद। तो थैंक यू सचिन जगत वंस अगेन। तो दिव्या चलिए बात करते हैं कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी शादी जहां आपने परफॉर्म किया है, अंबानीज वेडिंग। वाओ! तो अंबानी वेडिंग में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या इंटरेक्शन हुआ आपका अंबानीज के साथ? इंटरेक्शन तो बहुत कम हुआ, लेकिन हाँ बिकॉज हम लोग उस काम में ही इतना वो थे। हाँ। मैं मीटिंग्स के लिए जाता था सचिन देगर के साथ, 1-2 बार मीटिंग के लिए गया था आनंद के साथ, उनके दोस्तों के साथ। तो ऑब्वियसली दे वर वेरी एक्साइटेड, और वो सारी चीज़ों के बारे में दे वर वेरी पर्टिकुलर कि क्या क्या उनको चाहिए। इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत ज़्यादा, ऐसा होता ना कि यार मैंने काम दे दिया अब तुम देखो, बट वो हर एक डिटेल के बारे में उनको क्या सीखा आपने उन लोगों से? ऐसा क्या बोलूंगे, अगर कोई लेसन लेकर आए अपनी? वही सारी चीज़ें जो जो कल्चर उन्होंने दिखाया, रिप्रेजेंट किया, जो जिस तरीके से उन्होंने हर छोटी से छोटी जो हमारी शादियों की विधियां होती हैं, या जो दिन होते हैं, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, हर एक चीज़ को बड़ा ही ह्यूमंगस तरीके से उन्होंने किया। तो हम घर जाके वही बोला कि मम्मी यार, जो शादी में अपन बोलते हैं ना यार जल्दी करो जल्दी करो, ये क्या है ये क्या है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने इत्मीनान से किया। और उस हर चीज़ में उन्होंने एक आर्टिस्ट ऐसा रखा था जिसमें मतलब आप यू कैन नॉट गेट अवे विथ इट, लाइक कि यार ये तो छोटी सी बात थी, इसमें क्या है। तो हम जहाँ परफॉर्म कर रहे थे वो विदाई थी, जहाँ पर हमने कुछ सेट ऑफ सॉन्ग्स, मैंने श्रेया जी के साथ पहली बार परफॉर्म किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो विदाई वाले चंक में हम लोग थे, बहुत अच्छा था। मतलब वो एक्सपीरियंस तो क्या ही बताऊँ, मतलब क्या नहीं था वहाँ पे सारी दुनिया की जो हस्ती बोलो आप वहीं थी, हम उसी औ में थे, हम शाहरुख खान को देख रहे थे। रियल मीनिंग ऑफ लार्जर देन लाइफ। ऑफ कोर्स, मतलब बारात जो चल रही थी हम लोग ने क्यूरेट की थी सचिन देगर ने, और मैंने उसमें काम किया था। तो हम वो देख देख के खुश हो रहे थे कि यार ये अपन ने काम किया और ये सारे लोग नाच रहे हैं। और हाँ, बस उसमें भी शाहरुख खान को ही वेट कर रहे थे हम। तो बस एक अलग एक्सपीरियंस था, सबका अच्छा ध्यान रखा गया, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, कितने सारे लोग काम कर रहे थे, पता नहीं कितने दिनों से वो काम चल रहा था। और यही देखिए, अभी हमने मैनेजमेंट की बात करी, जहाँ हम कॉन्सर्ट्स की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, तो वो एक मतलब थोड़ा डिजास्टर भी हो जाता है। अंबानीज वेडिंग में हर इंसान खुश है, एवरीवन वाज हैप्पी। मतलब वही है, आर्टिस्ट मैनेजमेंट में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बिकॉज आप आर्टिस्ट बैक स्टेज से आता जाता रहता है, कुछ कुछ चीज़ें होती है वहाँ पर भी ऐसी हुई थी, बट इट वाज टेकन केयर ऑफ। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई लास्ट में आके ये बोला कि यार क्यों किया मैंने ये। वो ऐसे थे भी, मतलब जो थे, लेकिन वो ऐसे थे कि उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी वो चिढ़ती नहीं तो हम उसका क्या ही कर सकते हैं। बट या मेरे लिए एक एक्सपीरियंस ये था कि कल्चरली उन्होंने कितनी बड़ी एक शादी की, जिसमें है उनके पास में इतना पैसा, इतने सारे लोगों को काम दिया, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, इतने सारे दुनिया अपने हिंदुस्तान के इतने सारे कुजीन्स को उन्होंने वहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। बनारस की चाट आई थी, पता नहीं क्या क्या था। तो मैं उस नज़रिए से देखना में बहुत सारे लोगों को काम मिला वहाँ।
अच्छा काम मिला और अच्छा काम लोगों ने करके दिखाया एंड आई होप कि वो लोग हैप्पी हैं। और उसके बाद गणपति में भी मैं गया था उनके यहाँ पे परफॉर्म करने पहली बार। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तब नीता जी से मैं मिला था, उनके पैर छुए थे, तब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स वेरी स्वीट जैसा है मतलब। हाँ मतलब अभी हमने Kind- एनएमएससीसी में अमित त्रिवेदी सर के साथ परफॉर्म किया था, तब वो बैक स्टेज आई और सबसे मिली अच्छा और उन्होंने सबसे बात की, एक एक Okay. आर्टिस्ट से, आप कहाँ से हैं, आप क्या बहुत अच्छा गाते हैं, ये वो सबसे उन्होंने बात की, फोटोग्राफ्स की। या मतलब है, जो कि आप शायद ये नॉर्मल वेडिंग्स में भी नहीं होता है मतलब। नहीं जनरल होता है बट हाँ कभी कभी हो उसको जाता हम है कि इतना उससे नहीं देखते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं लगती है हमको। बट है जो जो उस लेवल पर है ना, उनको पता है कि उनके रूट्स वो नहीं भूलते, शायद वो उसी वजह से उस लेवल पर है मेरे हिसाब से। तो ऐसी वेडिंग में भी हैं जो लोग बहुत बड़े लोग होते हैं लेकिन वो आके आपको अप्रिशिएट करते हैं थोड़ा सा। राइट। आपने जैसे बताया कि मैं रिजेक्ट हुआ कुछ रियलिटी शोज में, बट एक होता है ना कि अपनी वो नहीं छोड़नी है, जो ड्रीम है, जो अपना जिद है कि मुझे करना ही करना है। देयर आर लॉट ऑफ एस्पायरिंग सिंगर्स और आजकल इतने प्लेटफॉर्म हैं, इतने रियलिटी शोज हैं। क्या सजेस्ट करोगे आप, क्या एक राय देना चाहोगे जिसको सिंगर बनना है, जो हमारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज मतलब मैसेज तो How क्या would ही you like to help them? Someone is struggling to become a वो singer. एक इंसान को ना अपने अंदर की ही वो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ को लेके चलना पड़ता है। कोई कितना भी बोल दे, आप मेरे से सजेशन लोगे कि भाई तो ऐसा कर या वैसा कर या मैंने ऐसा किया था, तो कोई नहीं करेगा। मतलब कि यार तुम्हारी जर्नी अलग है, अगर मेरे लिए वर्क करेगी शायद उसके लिए ना वर्क करे। तो जब मैं लास्ट इंडियन आइडल में लास्ट टाइम मैंने चांस मारा था, जब इंडियन आइडल में मैंने ऑडिशन दिया था, कौन मैं सा रिजेक्ट Indian हुआ Idol? था। मुझे ईयर याद ये 2009 या 10 था शायद। Okay. तो मैं रिजेक्ट हुआ और मैं मन्नत दिया। तो वो बैंड्रा में ही था ऑडिशन, वहीं पर आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर में था या पता नहीं, कहीं तो था। तो वहाँ से मैं वहाँ चला गया, मैं वहाँ पे रो रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ से मम्मी को कॉल किया, अच्छा। फिल्मी है मैं बता नहीं, मैं बहुत फिल्मी हूँ। तो मैंने मम्मी को कॉल किया और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था उस टाइम पे। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी बोलती क्या हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ। तो मम्मी का अच्छा, तो मेरे आंसू निकल गए। मैंने बोला मम्मी मेरे से कभी हार मत मानना, मतलब मेरे से उम्मीद मत हारना। तो मम्मी तो एक परेशान हो गई कि ये घर पे आ, तो जहाँ भी है तू घर पे आ, तू कुछ चीज़ें मत दे, तू घर आ जा, तू घर आ जा। मैंने हाँ बट मैं तू कभी मेरे से उम्मीद मत हारना। वो लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। उसके बाद में फिर मुझे लगता है वही एनर्जी थी मेरे अंदर जो उसके बाद में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि रिजेक्शंस हो गए या उदास हो गया किसी चीज़ से। हुए रिजेक्शन, इसके बाद में भी बहुत सारे स्क्रैचेस में गाता था लोगों के जाके, रिकॉर्डिंग्स में जाके, ये उम्मीद में कि कभी कोई गाना आ जाएगा बाहर, प्लेबैक सिंगर बनना है। लेकिन कभी वो हार नहीं मानी। तो प्रोसेस मैंने हमेशा चालू रखा उस चीज़ का कि जहाँ पहुँचना है। तो वही है, फिर अगेन वही बात है कि महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं ना कि प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। जो आप बन जाते हो और जो आप बनना चाहते हो उसके बीच का जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप किसी चीज़ की वजह से अगर आप नाराज़ हो गए, अगर वो चीज़ छोड़ दोगे या आपको ऐसे लगेगा कि यार इसमें तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, बट यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर स्किल्स, आपको डेवलप करता रहा। और सबसे मेन है कि आपको अंदर ठान लेना चाहिए कि और सही विजन कि आप सही में क्या करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि वो गाते हैं या डांस करते हैं या लिखते हैं या कंपोज करते हैं, बट उनके अंदर नहीं होता। उनको बताने वाला भी नहीं है कोई कि यार तेरे लिए नहीं है ये जगह। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। पर उनके अंदर भी एक जिद है, उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं हम कर लेंगे। और वो 15 20 25 साल हो गए तो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉम्बे में, लेकिन अभी तक भी उस मकाम पे नहीं पहुंच पाए। वैसी जिद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशन, आपको कहाँ जाना है। आई थिंक काम करते रहना चाहिए, बाकी सब अपने आप होता रहता है। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कहीं मतलब आपका सॉन्ग चल रहा है, यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, मुझे नहीं पता कि दिव्या का सॉन्ग है, तो कभी ऐसा होगा कि भाई मेरा गाना है अरे यार ये मेरा गाना है।
कभी बोला है ऐसा बहुत बार होता, बहुत। मैंने एक बार वीडियो बना था पीछे बैठ के, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे कोई लेने आया था, मैं ठंड का ही टाइम था शायद, मैं कहीं जा रहा था, हाँ, वो मेरा गाना बज रहा था। कौन सा वाला? कौन सा बजा? अच्छा, हिट भी इतने है कि ये याद नहीं है। नहीं, कोई तो मेरा गाना बज रहा था, हाँ, और सुन साथिया था शायद, पता नहीं। तो मैं वीडियो बना के मैं घर के ग्रुप में शेयर करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाला, अरे देखो मेरा गाना बज रहा। अच्छा, तो आपने उस बंदे को नहीं बोला कि ये मेरा कभी भी लाइफ मैं नहीं बोलता कभी। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि कभी ऐसा हुआ है एक बार ये हुआ, मेरे साथ जो होता है ना, मेरी बीवी होती है, मेरी मम्मी, ओ भगवान, वो तो जब तक उसके घर जाके नहीं बताएगी तब तक नहीं उसको चैन पड़ता। दूध वाला आ रहा है तो ये उसको बता देगी, पता है मेरा बेटा कौन है? मैंने मम्मियों को अगर पीआर का जॉब दे दो ना, उससे बड़ा पीआर कोई नहीं है। तो हाँ, कभी ऐसा होता है, जोधपुर में हम लोग, कभी मेरे जीजा जी और हम लोग सब साथ में जा रहे हैं, और हम मस्ती के मूड में थे, तो रिक्शा में बैठे हैं, चल रहे हैं, और उसकी रिक्शा के अंदर मेरा गाना चल रहा है, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ऐसे मैं चुप, बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है, नहीं। वो जाते जाते बोल ही देते हैं, "अब पता आपकी रिक्शा में कौन बैठा है? अरे पता आपकी रिक्शा में कौन बैठा है? ये गाना इन्होंने गा।" मैंने यार तो बट ऐसा होता है, मेरे को बहुत मजा आता है इसमें। लोग बोलते हैं ना कि अ, आपके गाने सुने बट आपको देखा नहीं है, या आपका नाम नहीं पता। बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते शायद, क्रेडिट्स देखते नहीं। मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं बाजू में खड़ा हूँ और वो मेरा गाना सुन रहे हैं। आई एम श्योर अभी जब ट्रेंडिंग होता है, वायरल सॉन्ग हुआ होता है, तब तो बहुत होता है कि आप किसी शॉप से भी निकल रहे हो, कहीं जा रहे मैं हो, साउथ में बज रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहा था, वहां पर एक लड़का अपने लैपटॉप में मेरा गाना सुन रहा था, तेलुगु गाना। अच्छा, तो मैं उसके बाजू में जाके देखा, मैंने ये कहाँ बज रहा है, तो उसने अपने लैपटॉप में प्ले किया हुआ था। उसका इमेज मुझे दिखा था, रावणा एक गाना है, बहुत बड़ा हिट गाना है इसका। तो होता है ऐसा, अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता है। हमारे शो को एंड करने से पहले हमारे लिए आपका फेवरेट गाना बता दो हमें। आप बताओ, आपको कौन सा गाना सुनना है? आप कोई भी गाना हमें बता दो, कोई भी गा दो चाहोगे, हमें सारी फेवरेट। मैं आपके पॉडकास्ट के लिए कि ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाए, थैंक यू। इसकी दुआ के लिए। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेलाई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई, ख्वाबों के बीज कच्ची जमी पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। थैंक यू। लवली, थैंक यू सो मच दिव्या। आई एम श्योर कि बहुत एंटरटेनिंग पॉडकास्ट रहा, आपकी जर्नी हमें सुन के बहुत मजा आया। एंटरटेनिंग लगे वही काफी, मतलब प्रीच ही ना लगे कि यार ज्ञान बांटने आ गया। कोई ज्ञान नहीं बांट रहे, बट हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। रियली लवली एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है मैं पॉडकास्ट में बोलना चाहूँगी कि अगर आपको नहीं भी पता है कि दिव्या कुमार, आप ये पॉडकास्ट जस्ट ऐसे ही देख रहे हो, तो एज अ पर्सन इनको जानेंगे ना, यू विल लव इट कि कितना इतना काम कंपोज ही रहते हैं, इतने कूल है। सो अ वेरी गुड पर्सनालिटी टू फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू वेरी मच।